Assalamu alaikum to my pretty audience. Welcome to my YouTube channel and you are listening Maham Farooq. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे क्योंकि डेली मेरी हेल्थ टिप्स जो देखते हैं। टिप्स तो मैं डेली अपलोड करती रहूँगी, लेकिन आज से हम डिफरेंट टॉपिक्स पे लेक्चर्स भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत से लोगों का एग्ज़ाम सेशन शुरू होने वाला है और बहुत से लोगों का नया सेशन स्टार्ट हुआ है। तो जिनका एग्ज़ाम सेशन शुरू होने वाला है उनको बेस्ट ऑफ लक, और जिनका न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अगर आप बायो स्टूडेंट हैं या मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो आपको अभी इसी वक्त मुझे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि आई एम सच अ गुड टीचर। अपनी तारीफ़ें बंद करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एन्सेफेलाइटिस। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि किसी भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के साथ TIS लग जाए तो उसका मतलब होता है कि उस स्पेसिफिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की इन्फ्लामेशन हो रही है। सो एन्सेफेलाइटिस से हमें पता चलता है कि ये है हमारे ब्रेन की इन्फ्लामेशन। सो बेसिकली एन्सेफेलाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ एक्टिव टिश्यूज ऑफ द ब्रेन caused by an infection or an autoimmune response। अब वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है और पैरासाइटिक भी हो सकता है। और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है कि जब हमारी बॉडी एक एंटीजन के तौर पे एक्ट करे या हमारी बॉडी का कोई सेल किसी एंटीजन से मिलता जुलता कोई रिसेप्टर शो करे या हमारी बॉडी में कोई ट्यूमर बन जाए जो कि मिस प्रोडक्शन करवा दे किसी ऐसे सेल की जो कि एक एंटीजन के तौर पे एक्ट करे। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी समझेगी कि ये वाला सेल तो कोई फॉरेन बॉडी है, ये हमारी बॉडी का पार्ट तो है ही नहीं। तो फिर हमारी बॉडी उस सेल के लिए या उस एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है जो जाके उसके अगेंस्ट वर्क करती हैं, उसको ख़त्म करती हैं। अब वो एंटीबॉडीज़ जाके उस सेल को तो ख़त्म कर देती हैं लेकिन उसके साथ साथ उसके इर्द गिर्द वाले सेल्स को भी ख़त्म कर देती हैं और इसी सारे चक्कर में कीमोटैक्सिस होती है, पूरी इन्फ्लामेशन होती है और सारा एरिया उसकी लपेट में आ जाता है। तो ये होता है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। अब इसी के साथ हम एन्सेफेलाइटिस को ही डिस्कस करते हैं। तो अब हम सबको पता है कि व्हाट इज़ एन्सेफेलाइटिस। So encephalitis is the inflammation of the brain. This inflammation causes the brain to swell. This leads to changes in a child's nervous system that can include confusion, changes in alertness and seizures. हमें पता है कि जब हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन का प्रोसेस होता है तो पहले हमारी कैपिलरीज डायलेट होती हैं, वहाँ का सारा फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाता है, वहाँ पे एडिमा हो जाता है, सारी कीमोटैक्सिस होती है। तो इस सारे मैकेनिज़्म को अगर आपने पढ़ा हो तो आपको समझ आ जाएगी कि ब्रेन स्वेल कैसे होता है। और सिंपल सी बात है कि जब किसी इंसान का ब्रेन अफेक्ट होगा तो सबसे पहले असर तो हमारे नर्वस सिस्टम पे ही होगा। तो जो भी काम हमारा नर्वस सिस्टम करवाता है वो सब इफ़ेक्ट हो जाएगा। अब चाइल्ड है और अगर वो एन्सेफेलाइटिक है तो क्या होगा कि वो हर काम करने में या हर बात में उसको कन्फ्यूजन होगी, उसको समझ नहीं आएगी उसने क्या बात करनी है, उसने किस बात पे कैसा रिस्पॉन्स देना है, या वो बच्चा कंफ्यूज होगा वर्ड सिलेक्शन में, उसको बात करने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप उस बच्चे को उसके नाम से भी बुलाओगे तो भी वो आपकी बात पर रिएक्ट नहीं करेगा। और अगर इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो उससे सीजर्स अटैक भी आ सकते हैं। अक्सर एन्सेफेलाइटिस के साथ बहुत कॉमन केस है कि मेनिंजाइटिस भी प्रेजेंट हो। अब क्वेश्चन है कि मेनिंजाइटिस क्या होता है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि किसी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के लास्ट में TIS आ जाए तो उसका मतलब है उस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की इन्फ्लामेशन है। तो मेनिंजाइटिस क्या होता है, मेनिंजेस की इन्फ्लामेशन। अब मेनिंजेस क्या होती है, मेनिंजेस हमारी वो मेम्ब्रेन्स हैं, वो कवरिंग्स हैं जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती हैं। अब अगर हमारा ब्रेन टिश्यू अंदर है, मेनिंजेस उसके बाहर है, तो बहुत ही कॉमन बात है कि हमारे ब्रेन की कोई इंजरी हुई, कोई ट्रॉमा हुआ, कोई रप्चर हुआ, बाहर से कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट हमारे ब्रेन में आया, ब्रेन में एंट्री की उसने, सबसे पहले तो हमारे मेनिंजेस तक पहुंचेगा, मेनिंजेस की इन्फ्लामेशन करवाएगा और वही अंदर पेनिट्रेट करता करता हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ तक पहुंचेगा और फिर करवा देगा जी एन्सेफेलाइटिस। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि अक्सर केसेस में एन्सेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। सो meningitis often happens at the same time as encephalitis. Meningitis is inflammation of the membranes that surround the brain and spinal cord. Both are serious and life-threatening and needs to be looked at and treated right away. तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन्सेफेलाइटिस की कॉजेज़ क्या होती हैं। तो ये बात हमने पहले भी की कि ये वायरल कॉज हो सकता है, बैक्टीरियल कॉज हो सकता है, पैरासाइट हो सकते हैं या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है। So, viruses are the main cause. Children are vaccinated against many viruses such as measles, mumps, rubella and chickenpox.
This has greatly lowered the rate of encephalitis from these diseases. हमें बचपन में इन सारे वायरसेस से बचने के लिए वैक्सीन लग गई होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे ढीठ वायरसेस हैं जो फिर भी इन्फेक्शन करवा देते हैं। और इन ढीठ वायरसेस में इंक्लूड हैं herpes simplex virus, West Nile virus और rabies. Encephalitis may happen after a viral illness. This may be an upper respiratory infection or an illness that causes diarrhea, nausea and vomiting. कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो हमारे ब्रेन पे डायरेक्ट अटैक करके तो इन्फेक्शन करवा ही रहा है, लेकिन अदर देन द ब्रेन अगर किसी और ऑर्गन, किसी और साइट ऑफ बॉडी पे इन्फेक्शन हो जाए और वहाँ से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैवल करके ब्लड के थ्रू आ जाए जी हमारे ब्रेन में, तो वो तब भी इंसेफ्लाइटिस कॉज करवा देगा और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक का भी हो सकता है, हमारी किडनीज का भी हो सकता है, या हमारे इंटेरिक ट्रैक का भी हो सकता है, जिसमें आ जाते हैं स्टमक या इंटेस्टाइन्स। तो इन सारे इन्फेक्शंस के बाद भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच के निकल जाए वहाँ से और ब्लड में चला जाए, तो ब्लड से ट्रैवल करता करता पहुँचेगा हमारे ब्रेन तक और ब्रेन में जाके फिर वही इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यूज़ यानी कि एंसेफ्लाइटिस। जुल्म है भाई, जुल्म है। अब आ जाता है हमारा सेकेंड कॉज जो कि है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो एंसेफ्लाइटिस कैन ऑल्सो हैपन आफ्टर अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज लाइम डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस या सिफिलिस। इट कैन ऑल्सो हैपन आफ्टर एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय पैरासाइट सच एज टॉक्सोप्लाज्मोसिस। और फोर्थ है हमारे पास ऑटो इम्यून रिएक्शन, जो कि क्या है वो आप सबको उम्मीद है याद ही होगा। So another cause is an autoimmune reaction. This is when the body's own immune system attacks the brain tissues. For example, an antibody made against a protein called an NMDA receptor may cause encephalitis. This may be triggered by a tumor. अब फ्लोचार्ट में देखिए, इंसेफ्लाइटिस के कॉजेज़ को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, इन्फेक्शियस इंसेफ्लाइटिस और सेकेंडरी इंसेफ्लाइटिस। सेकेंडरी इंसेफ्लाइटिस की हमने पहले ही बात की कि अगर ब्रेन के अलावा हमारे बॉडी के किसी और साइड पे इन्फेक्शन हुआ, वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैवल करके हमारे ब्रेन तक पहुँचा और वहाँ जाके इन्फेक्शन करवाया, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन। इन्फेक्शियस कॉज की बात करें तो इसमें आ जाते हैं हमारे कॉमन वायरसेस इंक्लूडिंग हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, इप्स्टेन-बार वायरस, मीजल्स, ओरियन, एर्बोवायरसेस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, वेस्ट नाइल वायरस, tick bite encephalitis. Others are bacterial, rickettsia, fungi, helminths and post-vaccinal. So vaccines में बेसिकली हम बॉडी को स्टिमुलेट करने के लिए वीक या इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी उसके लिए प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स शो करे। अनफॉर्चुनेटली अक्सर ऐसा होता है कि वो वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारी बॉडी में जाके इन्फेक्शन कॉज करवा देता है, और ये उन लोगों के साथ होता है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। तो अपने इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए मेरे चैनल पे मौजूद इम्यून सिस्टम वाली प्लेलिस्ट देखें ताकि आप इस तरह के हर रिस्क से बचे रहें। सो जॉक्स अपार्ट, कुछ रेफरेंसेस हैं हमारे पास बुक से। Encephalitis is mainly caused by viruses, but in cases where viruses have not been isolated, etiology is presumed to be viral. It is caused by direct viral infection of the brain via hematogenous और न्यूरल रूट। हेमाटोजेनस रूट होता है हमारे ब्लड का रूट और न्यूरल रूट होता है हमारे नर्व्स का या न्यूरॉन्स का रूट। एर्बोवायरसेस एंड इंटेरोवायरसेस आर मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिडेमिक्स ऑफ द एक्यूट इंसेफ्लाइटिस। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात को डिस्कस कर लें कि इन्फ्लामेशन की हमारे पास मेनली दो टाइप्स होती हैं, एक्यूट और क्रोनिक। अगर हमारे इन्फ्लामेशन 2 वीक्स में फॉल करे और ठीक हो जाए तो उसे एक्यूट इन्फ्लामेशन कहते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन है, 2 वीक से ज़्यादा हो गया है, तो उसे हम क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं। सो बैक टू द टॉपिक, हर्पीज सिम्प्लेक्स इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पोरेडिक इंसेफ्लाइटिस। वेरिसिला वायरस कॉमनली कॉज सेरिब्रल एटेक्सिया। सेरिब्रल एटेक्सिया का मतलब है कि सेरिबेलम हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो कि हमारी बॉडी की सारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो वेरिसिला जोस्टर वायरस हमारे सेरिबेलम को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की सारी मूवमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं। तो सेरिब्रल एटेक्सिया का मतलब है लॉस ऑफ ऑल बॉडीली मूवमेंट्स। टेबल में इन्फेक्शियस कॉजेज की एग्जांपल है हमारे पास पोलियोमाइलाइटिस, इकोवायरस, मम्प्स, रेबीज, हर्पीज सिम्प्लेक्स, हर्पीज जोस्टर, येलो फीवर एंड डेंगू फीवर। पोस्ट इन्फेक्शियस कॉजेज की एग्जांपल्स हैं मीजल्स, रूबेला, वेरिसिला, पॉक्स वायरस एंड वैक्सीनिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which children are at risk for encephalitis?
So a children is more at risk if he or she has any of the following: अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन या ऐसे इलनेस जिसकी वजह से डायरिया, नोजिया या वॉमिटिंग हो, मीजल्स, मम्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, रेबीज, लाइम डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस या सिफिलिस हो, या ऐसे इन्फेक्शन जो पैरासाइट्स की वजह से हो सच एज टॉक्सोप्लाज्मोसिस या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये सारे इन्फेक्शन अगर किसी बच्चे में प्रेजेंट हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है कि उसे इंसेफ्लाइटिस हो सकता है। इसलिए अगर आपके इर्द गिर्द किसी बच्चे को ये इन्फेक्शंस हैं तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंसेफ्लाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी की, ये इन्फेक्शन होता किस तरह से है। तो सबसे पहले ये वायरस हमारी बॉडी में आता कहाँ से है? हमारे अनहाइजीनिक फूड की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से या मॉस्किटो बाइट्स की वजह से ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच के अपने मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है, खुद को रिप्रोड्यूस करता है, पूरी कॉलोनी बना के हमारे ब्लड तक पहुंचता है और सिस्टेमिक इलनेस करवाता है, यानी हमारे ब्लड में इन्फेक्शन करवाता है। अब अगर ये वायरस बगैर रुके अपनी कॉपीज़ बनाता जाए तो आखिरकार ये पहुंच जाता है हमारे CNS तक। So the neurological damage occurs either by direct invasion and destruction of the neural tissues by actively multiplying viruses या reaction of the patient's tissue to antigens of the viruses। इस सब डिस्ट्रक्शन के बाद हमारी बॉडी प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स जनरेट करती है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन के मैकेनिज्म में बेसिकली हमारी इन्फेक्टेड एरिया की कैपिलरीज डायलेट करती हैं और उन कैपिलरीज में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से फ्लूइड कैपिलरीज से निकलकर इर्द गिर्द के टिश्यूज़ या इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आता है जिसकी वजह से एडीमा होता है और उन कैपिलरीज में मौजूद ब्लड सेल्स भी निकलकर इन्फेक्शन साइट तक पहुंचते हैं और इन्फ्लामेशन का मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। So the brain is swollen with the marked vascular congestion and initial polymorph response followed by the mononuclear lymphocytes and plasma cells infiltration. There is degeneration of the neuronal cells and the intranuclear inclusion of bodies may be present. Certain viruses appear to have an affinity for invading certain parts of the brain, such as herpes simplex for frontotemporal lobe. Mumps virus is often associated with the transverse myelitis and chickenpox for cerebellum. फ्लोचार्ट को देखते हुए पैथोफिजियोलॉजी डिवाइस करते हैं। सबसे पहले माइक्रोबियल इन्वेजन होगी, वो ब्लड बैरियर को क्रॉस करेगा या डायरेक्ट एंट्री करके हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा। वहाँ माइक्रोबियल ग्रोथ होगी, उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी हमारे सेरिब्रल पार्ट में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारी बॉडी प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। हमारे ब्रेन के पेरेन्काइमल सेल्स और न्यूरोनल सेल्स में इन्फ्लामेशन होगी। इन्फ्लामेशन के बाद लोकल एरिया सेल्स की नेक्रोसिस होगी, फ्लूइड निकल के बाहर आएगा, एडिमा होगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होगा और एट लास्ट हमारे नर्व टिश्यू डैमेज होंगे। पैथोफिजियोलॉजी के बाद हम डिस्कस करते हैं इंसेफ्लाइटिस की टाइप्स, जिसे हम क्लासीफाई करते हैं कॉजेज़ की बेस पे। तो वायरल इंसेफ्लाइटिस इज This is the most common form of encephalitis. You can develop viral encephalitis after having certain infectious diseases or viruses. Arbovirus encephalitis, mosquitoes, flies and ticks can spread infections that become encephalitis. Bacterial or fungal encephalitis. Encephalitis from bacterial or fungal infection is the least common type of the condition. The fourth one is autoimmune encephalitis. Your immune system mistakenly attacks your brain, causing inflammation that may affect how your brain works. This sometimes happens to people with cancer. Healthcare providers call this paraneoplastic syndrome. Next we have the clinical findings of encephalitis. All the viruses which cause encephalitis can also cause meningitis. Encephalitic picture may predominate or a combined picture of meningoencephalitis may occur if meninges are also inflamed. ये बात हमने स्टार्टिंग में की थी कि encephalitis में बहुत कॉमन चांस है कि meningitis भी साथ ही प्रेजेंट हो। The clinical features are extremely variable. A sudden onset of high fever and headache are the first sign of illness. Signs of central nervous system involvement occur early, which vary from mild drowsiness to deep coma. Meningeal inflammation may produce neck rigidity and stiffness of the back. Some children may present with abnormal behavior, screaming spells, irritability, confusion, tremors and stupor. लुकिंग टू द टेबल, अगर इन वायरसेस की वजह से इन्फेक्शन हो तो ये क्लिनिकल फीचर्स लाजमी प्रेजेंट होंगे।
हर्पीस वायरस का इन्फेक्शन हो तो फीवर लाजमी प्रेजेंट होगा। मीज़ल्स है तो डिस्टर्ब्ड कॉन्शियसनेस होगी। चिकन पॉक्स है तो कन्वर्जन्स होंगी। पोलियो है तो फोकल न्यूरोलजिक साइंस आएंगे। नेक्स्ट वी हैव सम स्पेसिफिक सिम्टम्स। So, encephalitis may cause many different symptoms including confusion, personality changes, seizures, or problems with movements. Encephalitis may also cause changes in sight or hearing. Most children with infectious encephalitis have flu-like symptoms such as headache, fever, muscle ache or joint ache, fatigue or weakness. अगर इन माइल्ड सिम्टम्स को ट्रीट ना किया जाए तो कुछ घंटे या कुछ दिनों के बाद सीवियर सिम्टम्स आते हैं सच एज स्टिफ नेक, कन्फ्यूजन, एजिटेशन, hallucinations, seizures, loss of sensation or being unable to move certain areas of the face and body, irregular movements, muscle weakness, problems with the speech or hearing, loss of consciousness including coma. In infants and young children, signs and symptoms also might include bulging in the soft spots of an infant's skull known as fontanelles, nausea and vomiting, stiffness affecting the whole body, poor feeding or not waking for a feeding, या irritability. In cases of autoimmune encephalitis, symptoms may develop more slowly over several weeks. Flu-like symptoms are less common but can sometimes happen weeks before more severe symptoms start. Symptoms are different for everyone, but it's common for people to have a combination of symptoms including change in personality, memory loss, problems understanding which is real and what is not, known as psychosis, seeing or hearing things that are not there. These are called hallucinations. Seizures, changes in vision, sleep problems, muscle weakness, loss of sensation, problems walking, abnormal movements, bladder and bowel movements. Now I have a question for you. Here is a case and you have to diagnose it. A 6-year-old boy presents with fever and lethargy. He develops focal fits and ECG shows periodic complexes over the temporal area. The result of CSF is WBC 55 cells per millimeter cube, neutrophils 60%, RBCs 2100 per millimeter cube, proteins 13.2 gram per liter, glucose is normal and no microorganisms are seen still. So you have 5 seconds to answer. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, you are right. It is herpes encephalitis. कैसे पता चला? क्योंकि हर्पिस वायरस का मेन फीचर है फीवर, और जैसा कि हमने पहले बात की कि अगर किसी इंसेफ्लाइटिक केस में हमें कॉज पता नहीं चला अभी तक तो हम उसे वायरल ही कंसीडर करेंगे। तो अगर आपके पास एग्ज़ाम में इस तरह के सिनेरियोज आते हैं तो छोटे छोटे वर्ड्स को माइंड में रखें ताकि आप इजीली उसे डायग्नोज कर सकें। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, हाउ टू डायग्नोज द इंसेफ्लाइटिक केस। तो हम डिफरेंट तरीके से इसे डायग्नोज करते हैं। इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास सच एज लंबर पंक्चर, एंटीबॉडी टाइटर, वायरस आइसोलेशन, ब्रेन स्कैन और सिटी स्कैन, ब्रेन बायोप्सी, EEG एंड ब्लड काउंट्स। इन सब टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन प्रेजेंट है या नहीं, या किस टाइप का इन्फेक्शन प्रेजेंट है। इंसेफ्लाइटिस के ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो 2 तरह की ट्रीटमेंट है हमारे पास, एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक। एलोपैथिक मेडिसिन में हमारे पास है साइक्लोविर, गेनसाइक्लोविर या फोस्कारनेट। होम्योपैथिक मेडिसिन में है जेल्सीमियम, ब्रायोनियल्बा, आर्निका, बेलाडोना एंड वेबटीजिया। अगर इंसेफ्लाइटिस को ट्रीट ना किया जाए तो ये डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस करवा सकता है जो 2 तरह की हो सकती हैं, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस एंड लेट कॉम्प्लिकेशंस। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास हेमीप्लेगिया, स्क्विंट्स, डेफनेस, इंट्रैक्टेबल कन्वल्जन्स, बेड सोर्स, एस्पायरेशन निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन फ्रॉम कैथेटराइजेशन। लेट कॉम्प्लिकेशंस में है मेंटल रिटार्डेशन, हाइड्रोसेफेलस, एपिलेप्सी, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या बिहेवियर डिसऑर्डर्स। हाउ टू मैनेज एन इंसेफ्लाइटिक केस। मैनेजमेंट में सबसे ज़रूरी है नर्सिंग केयर ताकि बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, इसकी फीडिंग का ध्यान रखा जाए। एंटी कन्वल्सेंट्स दे सकते हैं कन्वर्जन से बचाने के लिए, सेरेब्रल एडिमा से बचाया जा सकता है। एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं ताकि वायरल इन्फेक्शन ना हो। इंट्रावीनस फ्लूइड्स लगा सकते हैं, न्यूट्रिशन का ध्यान रख सकते हैं। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं ताकि फीवर ना हो, और रिस्पायरेटरी ट्रैक या एयरवेज की मेंटेनेंस कर सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रोग्नोसिस ऑफ इंसेफ्लाइटिक केस।
Most patients survive and some may have residual focal defects. Mortality varies from 10 to 15%. The outcome is particularly poor in herpes simplex encephalitis, which is greater than 70%, while better in enteroviral encephalitis. Encephalitis is usually severe in children which are less than 1 year of age and in those presenting with coma. डिफरेंट कंक्लूजन्स के साथ इस टॉपिक का एंड करते हैं जो अभी हमने इस टॉपिक में सीखा. So, the inflammation of the brain tissue is known as encephalitis. Encephalitis results in marked cerebral dysfunction and early loss of consciousness. It is usually caused by viruses like influenza, herpes simplex, but brain tissue is also involved as a part of bacterial meningitis such as tuberculous meningoencephalitis. Sometimes features of encephalitis occur after few days of non-viral infection or vaccination, and then it is called para-infectious encephalitis. Neurologic manifestations suggestive of encephalitis but occurring in the absence of inflammation indicate encephalopathy. Patient is only labeled as encephalitic when non-metabolic and toxic causes of encephalopathy have been ruled out. उम्मीद है आपको हमारा पहला लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा. As I said before, I'm such a good teacher now. So if you have any questions, you can ask in comment section. And if you want to learn any other topic, you can ask also. I will try to upload the video as soon as possible. Thank you so much for stay tuned and a lot of love. चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू.